इसी तरह से अब हमारी जो सोच है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हमारी तरह बिहेव करे, हमारे कई काम जो इफ़िशेंटली नहीं हो पाते हैं वो इफ़िशेंटली कर पाए। और आपने कोविड टाइम में तो देखा होगा कि जब हम कोविड प्रोटेक्शन करने जाते थे और एक्सरे कराते थे तो हफ्ते हफ्ते भर का इंतज़ार करना पड़ता था। अब आप ये सोचिए कि उसी वक्त अगर एक ऐसा एआई बेस्ड मॉडल अवेलेबल होता जो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प कर रहा होता और रेडियोलॉजिस्ट उसको ट्रस्ट कर रहे होते कि ये एआई बेस्ड मॉडल जो आंसर्स दे रहा है वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि मैंने देखा है टेस्ट करते हुए उस रेडियोलॉजिस्ट को जब हम दिखाएं और वो रेडियोलॉजिस्ट ट्रस्ट कर पाए उसके रिजल्ट्स पे कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है विद दीज रीजंस और वो कर पा रहा है तो वो जल्दी आपको आउटपुट दे पाएगा। हम डॉक्टर को एक्सरे दिखाना पसंद करेंगे बजाय एक एआई बेस्ड मॉडल को जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। ये ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है एआई सिस्टम से। हम एआई का यूज़ कर पाते हैं कई नॉन ट्रांजैक्शनल बेस्ड एप्लीकेशन में, बट हम अगर इसका ट्रस्ट बढ़ाना या इसका यूजेस बढ़ाना है अलग अलग डोमेन्स में तो इसके लिए एआई को ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। तो लोग बहुत अवेयर हुए हैं कि एआई बेस्ड मॉडल हमारा डेटा किस तरह से यूज़ कर रहा है, मेरा पर्सनल डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है और किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और उसका एंड आउटपुट क्या है। मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा था और उसमें मुझे यही प्रेडिक्शन पे काम कर रहा था हेल्थ केयर पे, और जब भी मैं डॉक्टर्स से इनपुट लेने जाता था तो दे फील इनसिक्योर। रूरल वेव्स में आपका स्वागत है। आपकी कहानी, आपकी ज़ुबानी, आपके होस्ट करम के साथ। आज हमने डॉक्टर अभिषेक जी से बात करी एआई के बारे में, एआई के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट ब्रांचेस, एआई के यूज़ केसेस के बारे में जाना। आशा करता हूँ आपको आज का इस एपिसोड अच्छा लगेगा। तो चलिए बात करते हैं अभिषेक जी से। आज हमारे साथ है डॉक्टर अभिषेक जी। अभिषेक जी पीएचडी कंप्यूटर साइंस हैं। अभिषेक जी का 18 साल से ज़्यादा का आईटी इंडस्ट्री में तजुर्बा है। आज अभिषेक जी से हम जानेंगे एआई रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे ये हमें हमारे जीवन पे इम्पैक्ट कर रही है। इन सारी बातों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे अभिषेक जी से। अभिषेक जी, आपका शो में स्वागत है। धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। अभिषेक जी, मुद्दे पे डायरेक्ट आते हैं जी। एआई है क्या चीज़? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपने बोला, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ब्रॉड टर्म है। इस टर्म के थ्रू इसके अंदर काफ़ी ब्रांचेस हैं, बट बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सम कि हम कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं जो सेम बिहेव करे जैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं। सो हमारा अल्टीमेट गोल यही है। ह्यूमन बिहेवियर को रेप्लिकेट या मनुष्य की जो क्षमताएं हैं, सोचना, लर्न करना, उन सारी चीज़ों को हम मशीन को देना चाह रहे हैं, मशीन वो काम कर सके। जी बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम बनाना। इससे ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य का अपना अस्तित्व खत्म हो जाए? नहीं, देखिए, अगर हम मनुष्य की जर्नी को देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द इवोल्यूशनरी फेज़, तो हम हमेशा से अपने लिए कुछ ऐसा औजार बनाते आए हैं जो हमारी हेल्प करें, एज एन असिस्टेंट हमें काम करें। हमने जंगलों में जब हम रहते थे तो हमने अपने लिए कई तरह के औजार बनाए, हथौड़ियाँ बनाई, फिर हम बैलगाड़ी बनाई, फिर मोटर गाड़ी बनाई, कंप्यूटर्स पे आए। इसी तरह से अब हमारी जो सोच है वो इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जो हमारी तरह बिहेव करे, हमारे कई काम जो इफ़िशेंटली नहीं हो पाते हैं वो इफ़िशेंटली कर पाए। ये एआई क्या क्या काम कर सकता है हमारे लिए, कैसे सहायक के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम इसको? अगर हम देखें, अगर नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल कामों में कि मुझे अगर एंट्री गेट पे किसी चौकीदार को रखना है और वहाँ पर मुझे चौकीदार को अटेंटिव रखना पड़ेगा, मल्टीपल शिफ्ट्स में उसे काम कराना पड़ेगा, मैं एक एआई बेस्ड रोबोट वहाँ पर रख सकता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली गेट ओपन करेगा। हम नॉर्मली अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं कि ऑटोमेटिकली गेट ओपन हो जाता है। हम उसमें अब
अब उसका चेहरा भी स्कैन कर पाते हैं और अलाउड एंट्री और एग्ज़िट सब मैनेज कर पाते हैं। तो अगर कोई फ्रॉड एंट्री करना चाह रहा है तो वो भी हम रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं और वो एफिशिएंटली हो पाता है। बट अभिषेक जी, जैसे आपने ना गेट का एग्जांपल दिया, गेट का एग्जांपल जो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है वो एक ऑटोमेशन हो गया और एआई। सो कैसे ऑटोमेशन एआई का ही हिस्सा है और ये कैसे, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स टर्म्स हैं। एआई मतलब कि एक तरह से जैसे संसार कह देते हैं, संसार अपने आप में बहुत कम्प्लेक्स है, तो एआई भी एक संसार के स्वरूप सा है। तो उसमें अगर देखा जाए तो कैसे एआई को या उसको हम ऑटोमेशन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को अलग करके समझ सकते हैं कि ये चीज़ भी एआई का हिस्सा है, बट ये एआई का बहुत छोटा सा हिस्सा है या ये एआई का बड़ा स्वरूप है। तो इस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बताएंगे। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉड टर्म है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम जो अचीव करना चाह रहे हैं, एक आर्टिफिशियल सिस्टम जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे। अब इसके अंदर हमने एक टर्म सुनी है कि मशीन लर्निंग टर्म होती है। मशीन लर्निंग इस जो है वो एक सब ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम एक मशीन बनाना, मशीन को लर्न कराना, वो सब कोग्निटिव बिहेवियर्स जो कि एक ह्यूमंस में होते हैं। इसी तरह से मशीन लर्निंग जब एक सिस्टम हुआ तो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मल्टीपल लेयर्स में डिवाइड हो गए कि हमको अगर कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है एआई का, तो हम उसको एक ब्रांच में रख देते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। फॉर एग्जांपल, मुझे सिर्फ चेहरा स्कैन कराना है किसी व्यक्ति का और उसके बेसिस पे एंट्री एग्ज़िट मैनेज करना है, या ट्रैफिक सिग्नल्स पे मुझे आइडेंटिफाई करने हैं कौन सा ट्रैफिक रेड लाइट क्रॉस करा है और उसको स्कैन करना है। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है आईटी का। फिर हम एक एवोल्यूशनरी, और इसको हम बोलते हैं वीक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये एक डेवलप किए गए हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। फिर अब हम अचीव करना चाहते हैं कि जैसा ह्यूमंस बिहेव कर रहे हैं, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाना। तो उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म, जैसे हमने अब चैट जीपीटी काफ़ी सुन रहे हैं, तो वो एक तरीके से इस आर्टिफिशियल जेनेरिक सिस्टम्स की तरह काम कर रहा है जैसे ह्यूमंस। तो हम जैसे किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, उसी तरह से हम चैट जीपीटी से बात कर सकते हैं। तो वो हमें एक तरीके से हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम किसी अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हैं, और तो हमने ऐसा एक सिस्टम डेवलप किया है। एक और ब्रांचेस जिसकी तरफ काफ़ी रिसर्च चल रही है और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हम कहेंगे अभी उसे, हम ह्यूमन से भी आउट परफॉर्म करे कोई सिस्टम, इतना इंटेलिजेंट सिस्टम बना दें जो ह्यूमन से भी ज़्यादा स्पीड और एफिशिएंटली काम कर पाए। तो वो और स्ट्रॉन्ग सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। जैसे आपका 18 साल का तजुर्बा है, तो चैट जीपीटी के पीछे क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ें चल रही होती हैं? जब मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ, वो कैसे मेरी बात को कंटेक्स्ट को हमेशा रख पाते हैं कि पिछली बार इसने ये क्वेश्चन पूछा था, और कितने लंबे समय तक वो उस कंटेक्स्ट को रख सकते हैं, या कितनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए? सपोज़ मैं उसको 5 लाइन में कुछ बात करूँ तो उसको ज़्यादा समझ पाएंगे या 100 लाइन का? तो उस बारे में थोड़ा सा। सो ये सब अगेन चैट जीपीटी एक पार्ट है मशीन लर्निंग सिस्टम का। हमने एक कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करता है। तो जो मशीन लर्निंग की जब मैं बात कर रहा था, तो मशीन लर्निंग के अंदर हम मॉडल्स डेवलप करते हैं। तो मॉडल्स भी डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, और लर्निंग भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। तो वो आपके एक्चुअल सवाल पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपके दर्शकों के लिए। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग की अगर हम बात करें, तो आपने देखा होगा या आपने खुद भी ये किया होगा, जब भी हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या हम किसी छोटे बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं कि रेड कलर क्या है, तो उसके लिए हम डिफरेंट कलर्स के शेप्स एंड साइजेस लेके आते हैं और उसे बताते हैं। तो वहाँ पर एक सुपरवाइज़र की तरह कोई काम कर रहा होता है और उसे सिखा रहा होता है। तो वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल हुआ कि हम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे पास कुछ डेटा है जो हम जानते हैं कि ये डेटा किस टाइप का है,
उसका इनपुट हमें पता है और आउटपुट हमें पता है, और उस इनपुट आउटपुट के बेसिस पे हमने उस मशीन को ट्रेन कर दिया, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर वो सिमिलर शेप्स एंड साइजेस आएंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, हमारे को डेटा अवेलेबल है बट हमें नहीं पता कि वो टाइप क्या है, पैटर्न्स क्या हैं उस डेटा में। सो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना, उस डेटा में पैटर्न पता करना कि वो डेटा किस टाइप का है, क्या अगर हमने कुछ शेप्स ही दे दिए, हमने अगर फ्रूट्स दे दिए, वेजिटेबल्स दे दिए, तो उसमें से अगर हम पैटर्न्स पता कर पाएँ कि सर्कल्स कौन से हैं या रेड कलर कौन सा है, इस तरह के कुछ पैटर्न्स निकाल पाएँ, तो हम उसको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल बोलते हैं, जिसमें हमारे पास कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है, कोई सुपरवाइज़र अवेलेबल नहीं है। तीसरा टर्म था रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी अगेन ह्यूमन बिहेवियर से ही आया है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, जहाँ पर तो हम ह्यूमंस जब काम करते हैं तो हमें आप एक एग्जांपल देखिए, हमें किसी रास्ते पे जाना है तो दो रास्ते अवेलेबल हैं, हमें कौन सा चूज़ करना है हमें नहीं पता होता इनिशियल स्टेजेस पे। हम दोनों को ट्राई करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि किस रास्ते से हमें जल्दी पहुंच सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। सो हम अपना एक मशीन सिस्टम ऐसा तैयार करते हैं जिसमें वो मशीन इस लर्निंग से अपने आप को ट्रेन करती है। सो नेक्स्ट टाइम अगर दोनों रास्तों से जाने के बाद वो आइडेंटिफाई करती है किस रास्ते पे हमें फ़ायदा हुआ, उसके बेसिस वो सिमिलर पैटर्न अगर आएगा तो देन वो प्रीवियस लर्निंग के बेसिस पे और फीडबैक के बेसिस पे कर पाएगी। तो ये 3 तरीके के मॉडल्स अवेलेबल हैं। नाउ कमिंग बैक टू आपके क्वेश्चन पे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, तो चैट जीपीटी भी डेटा लर्निंग के बेसिस पे ही डेवलप हुआ है। तो हमने एक मॉडल तैयार किया कुछ एल्गोरिथम्स के बेसिस पे, जो कि सेट ऑफ रूल्स लिखे हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे हमने उस डेटा के लिए उसे ट्रेन किया, डेटा लेके कि किस तरीके के कन्वर्सेशन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरियाज़ और डोमेन्स का डेटा लेकर उसको ट्रेन किया कन्वर्सेशन के बेसिस पर। इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हम बहुत लार्ज डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट डोमेन्स के लिए काम कर रहे हैं और उसके कन्वर्सेशन पे हम उसको ट्रेन कर रहे हैं। और ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, वो भी अगेन ब्रांचेस होती है, टूल्स होता है जो कि मशीन लर्निंग में यूज़ होता है। तो हम जिसमें नेचुरल लैंग्वेज को पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ट्रांसलेट कर पाएँ और कन्वर्सेट कर पाएँ मॉडल के थ्रू। तो हम उस डेटा को जब हम ट्रेन करते हैं तब वो एक सिस्टम तैयार हो और वो लर्न करता है सेल्फ, और कॉग्निटिव सिस्टम है तो हमें वो उस तरह के रिस्पॉन्स देता है। किस तरह का डेटा का जब आप बात कर रहे हैं कि कैसे वो अपने आप को समझता है, कितना लंबा, तो उसमें तो सीधा ये है कि हम अपने हर यूज़र के स्पेसिफिक एक कन्वर्सेशन आईडी बनाते हैं और उस आईडी को हम सेव करते हैं कि इस पर्सन ने इस डेटा के साथ हमें बात किया था, इस आईडी में वो पूरी कन्वर्सेशन सेव होती है और उसके बेसिस पे वो दोबारा से उसका रिस्पॉन्स करता है। तो आप आज के बाद कल भी आएंगे तो आपका वो डेटा सेव रहेगा और वो कॉन्फ़िगरेबल होता है बैकएंड पे कि आप कितने दिन तक डेटा सेव करना चाहते हो। सर एक टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, NLP, AI, ML, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब कि मेरे हिसाब से तो सब एक ही चीज़ हो रही होती है उनमें। आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है इनमें? तो अब जब हम बात कर रहे थे AI की, तो AI एक ब्रॉडर टर्म है। AI की जो सब ब्रांच है वो मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग में हम टूल्स बना रहे हैं, एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं। सो मशीन लर्निंग एक ब्रांच हुई। अब मशीन लर्निंग की भी सब ब्रांचेस होती हैं। तो जो आप नाम ले रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP, डीप लर्निंग, ये सब ब्रांचेस हैं वो एप्लीकेशन डेवलप करने की। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ उसका। तो जैसे हम मशीन लर्निंग में हमने तो एप्लीकेशन डेवलप करना है, किस तरह से करना है, तो पहला तरीका है कि आप न्यूरल नेटवर्क बनाइए। तो न्यूरल नेटवर्क हम सुनते हैं टर्म, तो न्यूरल नेटवर्क न्यूरॉन्स की बात करता है।
सो हमारा ह्यूमन ब्रेन्स में न्यूरॉन्स हैं, सेम बिहेवियर मिमिक करने की कोशिश करते हैं हम थ्रू न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क में एक इनपुट हुआ लेयर और एक हिडन लेयर हुआ, जो कि हमारे ब्रेन की तरह हमें नहीं पता कि ब्रेन हमारे किस न्यूरॉन्स के साथ क्या काम कर रहा है। तो एक हिडन लेयर हुआ और एक आउटपुट लेयर हुआ। ये 3 लेयर के साथ हमारा न्यूरल नेटवर्क कहलाता है। अब इसी न्यूरल नेटवर्क में अगर मैंने और हिडन लेयर ऐड कर दी और उसको डीप बना दिया तो वो डीप लर्निंग हो गई। तो एटलीस्ट 3 हिडन लेयर्स अगर हैं किसी न्यूरल नेटवर्क में तो वो डीप लर्निंग कराएगी। और वो करा इसलिए जाता है कि उस मॉडल को और इफ़िशिएंट बनाने के लिए, उसको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज और आउटपुट फेज़ उसे और इफ़िशिएंट बनाने के लिए हमने और लेयर्स ऐड कर दी। क्योंकि इंटेलिजेंट सिस्टम हमारा दिमाग को कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता हमारे दिमाग के अंदर कितनी लेयर्स हैं और किस लेयर पे क्या प्रोसेसिंग हो रही है। तो उसके बेसिस पे हमने लेयर्स ऐड करते जाते हैं और 3 से कई ज़्यादा भी हो सकती हैं। फिर काफ़ी अलग तरीके की प्रोसेसिंग होती है, उसमें नॉइसेस निकालते हैं। तो ये डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क है। सो न्यूरल नेटवर्क का पार्ट ही डीप लर्निंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे नाम बता रहा है, तो हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इस एरिया में अगर कोई फील्ड स्टडी हो रही है या एप्लीकेशन डेवलप हो रही है तो वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगी। सर, एक और टर्म है जो कंफ्यूज करती है, जनरेटिव एआई और एक्सप्लेनेबल एआई, इनमें क्या डिफरेंस है? जनरेटिव एआई तो टर्म है जो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए यूज़ होती है। हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, और भी आजकल इस तरह से कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं, हर कंपनी अपना अपना बना रही है। तो वो जनरेटिव एआई का पार्ट्स है। और उसमें हम जनरली जो हम स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे कि ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करें जो ह्यूमंस की तरह बिहेव करे, तो उस टुवर्ड्स दैट साइड हम जा रहे हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें हम बात कर पा रहे हैं लाइक अ फ्रेंड और अ सुपरवाइज़र, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं उसके साथ। तो और जनरेटिव एआई इज़ वेयर हम कन्वर्सेशन इन टर्म्स ऑफ चैटबॉट। एक चैटबॉट उसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि हम बातें कर रहे हैं अपने दोस्त से और वो हमें हमारी क्वेरीज़ रिजॉल्व कर रहा है। अब एक्सप्लेनेबल एआई जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है, वो पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स को इम्पैक्ट करती है। जितने भी मॉडल्स हम जो भी डेवलप कर रहे हैं वो मॉडल्स हमारे रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, क्योंकि अब अगर हम इनको अलग अलग डोमेन्स में यूज़ करना चाहें, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक हेल्थ केयर के सिस्टम में ऐसा सिस्टम बनाएं जो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि रीड करे एक्सरेस को और ये प्रेडिक्ट कर पाए कि जो पेशेंट है वो कैंसरस पेशेंट है या नहीं है। अगर मैं किसी नॉर्मल आदमी को या आप और हम अगर इस सिस्टम को बिलीव करना चाहें तो हम बिलीव नहीं करेंगे। हमारा अभी भी ट्रस्ट जो है वो डॉक्टर्स पे है। हम डॉक्टर को एक्सरे दिखाना पसंद करेंगे बजाय एक एआई बेस्ड मॉडल को जो कि ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि कि इस पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। तो ये ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा है एआई सिस्टम से। हम एआई का यूज़ कर पाते हैं कई नॉन ट्रांजैक्शनल बेस्ड एप्लीकेशन में, बट हम अगर इसका ट्रस्ट बढ़ाना या इसका यूजेस बढ़ाना है अलग अलग डोमेन्स में, तो इसके लिए एआई को ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा। अब ट्रस्टवर्दी कैसे बनाएंगे? तो वो एक्सप्लेन करे रिज़ल्ट्स को अपने कि कितना ये रिज़ल्ट आया, अगर तो क्यों आया। किसी को कैंसरस बता दिया येस और नो करके, तो वो क्यों किया ऐसा, है ना। और अलग अलग डोमेन्स में देखें, अगर हम मार्केट प्रेडिक्शन की बात करें, कोई स्टॉक फाइनेंशियल डोमेन में स्टॉक्स खरीद रहा है और उस स्टॉक में एक एआई बेस्ड मॉडल कह देता है कि अगर फ़लाँ कंपनी का आप स्टॉक खरीदेंगे तो वो आपको बहुत फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में। हम बिलीव नहीं कर पाएंगे बजाय कोई एक एक्सपर्ट हमें आके बोले कि क्यों। लेकिन अगर हम इसी मॉडल को इस तरह से डेवलप करें कि वो रीज़निंग भी दे पाए कि ये इस रीज़न से ये स्टॉक डेवलप करेगा और हमें फ़ायदा होगा
हेल्थ केयर के सिस्टम में कि ये क्यों प्रेडिक्ट किया विथ ऑल दोज रीजंस, तो शायद हमारा ट्रस्ट इंक्रीज़ हो पाए उस मॉडल्स पे और एआई बेस्ड सिस्टम्स पे। अब तो इसी के लिए एक्सप्लेनेबल एआई एक टर्म आई है और वो हर किसी को इम्पैक्ट करती है। आपने जब भी चैट जीपीटी का पढ़ा होगा, चैट जीपीटी आप जब यूज़ करते होंगे तो वहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन लिख के आता है कि ऑल्दो वो आपको रिज़ल्ट दे रही है और एक्यूरेट दे रही है, लेकिन आप उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। ये एक आपको डिस्क्लेमर वहाँ पर मिलता है। ये इसलिए मिलता है क्योंकि आजकल लीगल इम्प्लीकेशंस भी बढ़ गई हैं एक्सप्लेनेबल एआई के टुवर्ड्स। तो लोग बहुत अवेयर हुए हैं कि एआई बेस्ड मॉडल हमारा डेटा किस तरह से यूज़ कर रहा है, मेरा पर्सनल डेटा कहाँ यूज़ हो रहा है और किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और उसका एंड आउटपुट क्या है। तो और इसके लिए अब लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, रूल्स डेवलप हो रहे हैं, हर कंट्री अपने अपने रूल्स बना रही है। यूएस में रूल्स हैं, आपने डेटा प्रोटेक्शन लॉज की बात सुनी होगी, तो अपने डेटा यूरोपियन लॉज अवेलेबल हैं जो कि डेटा प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो एआई बेस्ड मॉडल के लिए ये एक चैलेंज है। वहाँ पर वो अपने आप को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए उनके पास अब लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं। तो आप अब जो भी एआई बेस्ड मॉडल डेवलप होंगे और आगे भी बनाएंगे तो सबका फोकस जो है वो एक्सप्लेनेबल एआई की तरफ है। बट ये चीज़ ना एक कॉन्ट्राडिक्ट करती है थोड़ी सी। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि वो एआई हमारी हेल्प करने के लिए। सो अगर एआई डॉक्टर की हेल्प करती है देन इट मेक सेंस, बट डायरेक्टली मैं यूज़ करूँ वो मेरे को बताए कैंसर। सो एक तरह से मोर देन इंफॉर्मेशन, हाउ टू पास दैट इंफॉर्मेशन, ये भी एक आर्ट है डॉक्टर को, लाइक कि हाँ पेशेंट को ये वो आई थिंक पॉसिबल नहीं है मशीन्स के लिए। प्लस देन डॉक्टर्स को काट दिया इसने तो डायरेक्ट एआई, सो दैट मींस डॉक्टर विल फील इनसिक्योर। उस लेवल पे आ गए हम दोबारा से। सो वो ड्यूअलिटी और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं दोनों ही। करेक्ट। सो ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। इनफैक्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी ये फील किया था। मैं एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहा था और उसमें मुझे यही प्रेडिक्शन पे काम कर रहा था हेल्थ केयर पे। और जब भी मैं डॉक्टर्स से इनपुट लेने जाता था तो दे फील इनसिक्योर। पर इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जब एआई बेस्ड मॉडल की बात करें तो हम हमेशा असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो भी हेल्प करने के लिए हैं। तो अगर मैं प्रिडिक्टिव मॉडल हेल्थ केयर में अगर बात कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो एंड यूज़र को ही दे देंगे वो टूल और डायरेक्टली डॉक्टर्स को हटा देंगे। आप देखिए किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के पास जाइए, आप अपना एक्सरे कराइए, आपको तुरंत रिपोर्ट नहीं मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है 1 या 2 दिन का। और आपने कोविड टाइम में तो देखा होगा कि जब हम कोविड प्रोटेक्शन करने जाते थे और एक्सरे कराते थे तो हफ्ते भर का इंतज़ार करना पड़ता है। अब आप ये सोचिए कि उसी वक्त अगर एक ऐसा एआई बेस्ड मॉडल अवेलेबल होता जो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प कर रहा होता और रेडियोलॉजिस्ट उसको ट्रस्ट कर रहे होते कि ये एआई बेस्ड मॉडल जो आंसर्स दे रहा है वो ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि मैंने देखा है टेस्ट करते हुए उस रेडियोलॉजिस्ट को जब हम दिखाएं और वो रेडियोलॉजिस्ट ट्रस्ट कर पाए उसके रिजल्ट्स पे कि अगर कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव है विद दीज रीजंस और वो कर पा रहा है तो वो जल्दी आपको आउटपुट दे पाएगा। तो हमारी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, हमारी बल्कि डॉक्टर्स की इफ़िशियंसी बढ़ेगी और वो जल्दी रिस्पॉन्स कर पाएंगे पेशेंट्स को और हेल्प जो पेशेंट्स हैं उनकी हेल्प हो पाएगी। अभी आपने ना एक मॉडल्स की बात करी, तो मॉडल को थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि मॉडल होता क्या एग्जैक्टली? मॉडल एक तरह से आप ये समझिए कि मैंने कोई एक प्रोग्राम तैयार किया टू परफॉर्म सम टास्क। वो एक अल्गोरिथम्स के बेसिस पे एक मॉडल तैयार हुआ है। अब वो अल्गोरिथम इस तरह से लिखी हुई है कि आप उसको इनपुट देंगे और उसके बेसिस पे वो अपना इंटेलिजेंट और रूल्स लगा के उसका आउटपुट देगी। कोई भी मशीन जो भी बनाया है हमने किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया हो। अब वो मॉडल को हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, एल्गोरिथम लिखना एक अलग एरिया है, स्पेसिफिक एरिया। हमने लिख दिया, सेट ऑफ रूल्स बना दिए कि पैटर्न समझ ले, उस पैटर्न के बेसिस पे हमें आउटपुट दे दे, क्लासीफाई कर दे, हमें क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासीफाई कर दे।
इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है डेटा, जो जिससे हम ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को। तो मॉडल अगेन एक रूल बेस्ड सिस्टम है जिसको डेटा के थ्रू हम लर्न करा रहे हैं। बेसिकली मॉडल का काम है कि आप उसको कुछ डाटा दे रहे हो, उस डाटा से वो कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं और देन वी उस डाटा को वो वेरीफाई कर रहा है अगेंस्ट सम डाटा, बिल्कुल, जो हमने उनको बता रखा है कि इस सिनेरियो में ये एक मॉडल का काम है। ये मॉडल ट्रेनिंग फेज का काम है। आप अच्छा, जब ये हम मॉडल, ये ट्रेनिंग ये है। हम ट्रेनिंग अच्छा, कर रहे हैं इस मॉडल की, ठीक है। हम मॉडल को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि हमें एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है। तो हम अपने अगर देखें अपने जीवन में भी, हम जब छोटे होते हैं तो हमें कोई ना कोई ट्रेन कर रहा होता है। तो ट्रेन करने के बाद जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो अपनी लर्निंग के बेसिस पे हम वो आउटपुट देते हैं। एक मॉडल का कोई सिंपल एग्जांपल बता सकते हो, बिल्कुल आम आदमी को समझने लायक, कि मतलब ना कॉम्प्लेक्स, कि भाई छोटा सा बिल्कुल एक मॉडल का एग्जांपल। सो अगर हम मॉडल की बात करें तो एक टूल ऐसा जो ये आइडेंटिफाई कर पाए कि अगर हम कुछ इमेजेस दें, फॉर एग्जांपल कि हम एनिमल्स की काफ़ी सारी इमेजेस दें और वो उस इमेजेस में ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कैट है, ये डॉग है या ये लॉयन है, तो ये एक मॉडल हो पाएगा, मॉडल कहलाएगा। और वो मॉडल ट्रेन हुआ होगा उस डेटा के साथ जो हमने बहुत सारी इमेजेस लेके उसे बताया होगा कि इस तरीके के अगर इमेज आए तो ये कैट का मॉडल example। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं अपने काम के लिए, बिल्कुल, बट एक उसको tool है। बैकग्राउंड में हमें ट्रेन करना है, उसको रिकॉन्फिगर या एनहांस करना है, जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल अपने आप को एनहांस करता रहता है डेली, जी तो उस बिल्कुल, हिसाब से वो एक अलग प्रोसेस। बट मॉडल का काम है कि वो आपके लिए एक पूरा उस आंसर प्रोवाइड करेगा सिंपल उस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर। अगर मैं ये कहता हूँ कि हाय, अगर मैंने उसको बोल रखा है हेलो, तो वो हेलो रिप्लाई कर देगा। दैट इज़ द मॉडल, सिंपल अगर मॉडल की बात करेक्ट। करें। एंड यूज़र के लिए वो एक वो एक एप्लीकेशन है एप्लीकेशन है। जो इनपुट के बेसिस पे आउटपुट दे रही है। चैट जीपीटी पे जाके ये लिखता हूँ कि सजेस्ट मी अ टाइटल फॉर माय अपकमिंग पॉडकास्ट, तो वो बैकग्राउंड में कैसे प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्या उसका थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म्स में क्या क्या हो रहा होगा? सो चैट जीपीटी में मॉडल्स अवेलेबल हैं, बट जनरली हम मॉडल की बात करें तो जीपीटी टर्बो 3.5 पे हम काम करते हैं, और जो उसकी फ्रीली अवेलेबल है। एडवांस में अब पेड वर्जन भी अवेलेबल है मॉडल्स के। वो उसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि वो किस लेवल के डेटा पर ट्रेंड हुआ है। मॉडल हमारे सेम ही यूज़ हो रहे हैं, बट हमने किस लेवल की ट्रेनिंग कर दी है उसके बेसिस पे हमने मॉडल के सेगमेंट्स बना दिए हैं। तो अगर हम बात करें कि हम चैट जीपीटी में कुछ टर्म लिखते हैं और चैट जीपीटी हमें रिस्पॉन्स कैसे करता है, सो इसके लिए हमें पहले इसका ट्रेनिंग फेज़ समझना पड़ेगा। तो जब हम बात कर रहे थे अभी कि ट्रेनिंग फेज़ में ट्रेन करते हैं हम मॉडल को, वो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने के लिए। ट्रेनिंग हम जितने ज़्यादा डेटा के साथ कर पाएंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेटली आंसर प्रेडिक्ट कर पाएगा, जितने पैटर्न्स के साथ हम कर पाएंगे। तो अगर हम देखें तो उस टाइम जो डेटा साइंटिस्ट हैं और डेटा इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये मॉडल डेवलप किया है, उन्होंने ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की हम बात करें तो उतने लार्ज डेटा बेस के साथ, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा के साथ इस मॉडल को ट्रेन किया है, उस नंबर ऑफ पैटर्न्स के साथ ट्रेन किया है टू रिस्पॉन्ड सच टाइप ऑफ क्वेरीज। और उस फीडबैक मैकेनिज़्म से जो मॉडल फिर लर्न करता है अपने आप को कि अगर इस तरह का पैटर्न आ रहा है तो मुझे क्या क्वेश्चंस हैं, उसके क्या आंसर देने हैं, उस मॉडल के बेसिस, उस ट्रेनिंग के बेसिस पे वो मॉडल अपने आप को लर्न करा रहा है। और ये एक कंटिन्यूस लर्निंग फेज़ होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार ट्रेन करके और एप्लीकेशन लाइव कर दी और आज से यूज़ करने लगा। बैक एंड पे ये कंटिन्यूसली ट्रेन कर रहा है। आप जो उससे बात कर रहे हो और कभी कभी वो मेरे रिस्पॉन्स नहीं देता तो मैं बोलता हूँ नो दिस इज़ नॉट द राइट आंसर, तो ये भी उसका ट्रेनिंग फेज़ होता है। उसमें एक पैरेलल प्रोसेसिंग ये चल रही होती है कि वो ट्रेन कर रहा होता है आपके इनपुट आउटपुट के बेसिस पे। आप उसको बोलते हैं थैंक यू फॉर दिस रिस्पॉन्स, तो उसको फीडबैक मिलता है दिस इज़ द राइट आंसर, और वो अपने मॉडल को फीडबैक के बेसिस पे ट्रेन करा रहा होता है। बट एक चीज़ फैसिनेट करती है मेरे को यहाँ पे ना, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत फास्ट है। वो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? लाइक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से होके, लाइक वो ऐसा भी नहीं आपके लोकल सिस्टम पे कुछ हो रहा है, सब कुछ
कनेक्ट नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, बट फिर भी वो इतनी ज़्यादा स्पीड में कैसे आपके लिए काम, मतलब क्या एग्जैक्टली, क्योंकि बैकग्राउंड में डाटा भी लेके आना है, मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही है, फिर भी वो इतनी स्पीड कैसे दे पा रहे? सो वो डेटा जो है वो उसने ऑलरेडी लर्न कर लिया है, उस डेटा को वो एक तरह से कोग्निटिव सिस्टम बन चुका है ट्रेनिंग फेज़ के दौरान। अब हम उस एप्लीकेशन से बात कर रहे हैं, हम कोई भी एप्लीकेशन अगर देखेंगे तो उसमें हम इनपुट देते हैं और फास्ट प्रोसेसिंग होती है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा कि हम क्योंकि इतने लार्ज डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने कौन सी लैंग्वेज चूज़ की है, किस तरह का डेटाबेस यूज़ किया है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। हम रिलेशनल डेटाबेस जहाँ पर हम रिलेशनशिप बनाते थे, अब वो यूज़ नहीं कर सकते इसके साथ। हम जो लैंग्वेजेस यूज़ करते थे, उन लैंग्वेजेस में डेटा कोई प्रोसेस करने में, मॉडल्स वेरिएबल्स में लाने में, उन्हीं में हमें स्टोरेज में टाइम लगता था, वो नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है पाइथन, आपने जानते हैं, तो पाइथन यूज़ होती है क्योंकि वो इस तरह के लार्ज डेटाबेस को और लार्ज डेटा को प्रोसेस करने में समर्थ है। इतना हो हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज आज की डेट में यूज़ हो रही है, या कौन सा डाटाबेस यूज़ हो रहा है? अच्छा, तुम इसको समझने के लिए, जो ट्रेनिंग से लेके और आउटपुट का फेज समझने के लिए, हम डिफरेंट स्टेजेस समझते हैं कि होता क्या है एक मॉडल बनाने में। तो मॉडल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो सेट ऑफ रूल्स, एल्गोरिथम्स और डेटा। लेकिन इनके बीच में ऐसा नहीं होता कि मैंने आज डेटा दे दिया और उसका आउटपुट लर्न करा दिया और आउटपुट देने लगा। मेरे को वो डेटा में बहुत सारा नॉइजेज़ हो सकती हैं, नॉइजेज़ का सेंस कि इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है उसके अंदर। तो मुझे पहले डेटा क्लीन करना पड़ेगा। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग एक स्टेज होती है जिसमें मैं डेटा को प्री प्रोसेस करता हूँ, उस डेटा को अवेलेबल बनाता हूँ कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो। जैसे इमेजेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की इमेजेस होती हैं। मेरे को एक शेप रखना पड़ेगा उस मॉडल के लिए, तो मैं पहले तो उस प्री प्रोसेसिंग करूँगा, मिरर करूँगा इमेज को। अगर मेरे पास उतना डेटा अवेलेबल नहीं है तो मुझे आर्टिफिशियली डेटा जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए कई सारी टेक्निक्स होती हैं कि मैं मिररिंग कर देता हूँ इमेज की, उसमें नॉइजेस ऐड कर देता हूँ, डुप्लीकेट क्रिएट कर देता हूँ, पैटर्न्स क्रिएट कर देता हूँ और एक लार्ज डेटाबेस तैयार करता हूँ विच इज़ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस फॉर मॉडल। तो ये प्री प्रोसेसिंग स्टेज हो गई। अब प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद मेरे पास जो डेटा है वो मुझे नहीं पता कि इसके पैटर्न्स क्या हैं, तो हमें उसके पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज होती है डेटा सेगमेंटेशन और क्लस्टरिंग। तो मैं क्लस्टर्स बनाता हूँ डेटाबेस के कि ये इस पैटर्न का डेटा है, इस शेप का डेटा है, इस साइज़ का डेटा है। और उसके लिए भी काफ़ी सारी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं कि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं बिटवीन पैरामीटर्स। तो सेगमेंटेशन कर दिया, क्लस्टरिंग कर दिया। जब क्लस्टरिंग कर दिया तो ये मेरे पास एक लेबल्ड डेटा हो गया, सुपरवाइज डेटा हो गया जिसको मैंने बना दिया। इसके बाद अगर अब इस क्लस्टरिंग करने के बाद भी मेरे पास कुछ इररिलेवेंट डेटा हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि मैंने अभी उस डेटा को एनालिसिस नहीं किया, सिर्फ क्लस्टर बनाए। तो उसके लिए फ़ीचर सिलेक्शन अप्रोच होती है कि मैं फ़ीचर ऑप्टिमाइज़ करता हूँ एक डेटा को बनाने के लिए। अच्छा, उससे पहले मैंने फ़ीचर एक्सट्रैक्ट भी किए हैं इससे, तो एक फ़ीचर एक्सट्रैक्शन स्टेज और ऐड हो गई कि मैंने उससे सारे फ़ीचर्स निकाले, शेप्स क्या हैं, साइज़ क्या हैं, कलर क्या है, वो सब निकालने के बाद मैंने फ़ीचर ऑप्टिमाइज़ किया। तो जो ऑप्टिमाइज सेट बचा वो मेरे पास बहुत छोटा सेट हुआ जो कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर दैट मॉडल। अब मैं इस रिलेवेंट मॉडल जो ऑप्टिमाइज सेट है इसको जाके क्लासीफायर या जो भी जिस तरीके का मॉडल बनाया है, मेरा कन्वर्सेशन के लिए बनाया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए बनाया है, या इमेज प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, तो जो एक्चुअल एल्गोरिथम है अब मैं वो डेटा इसको दूंगा। तो फास्टर प्रोसेसिंग के लिए ये सारी स्टेजेस ज़रूरी होती हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज़। और उस जब डेटा ही ऑप्टिमाइज्ड मिलेगा उसको, तो वो लर्न क्विकली कर पाएगा और उतने पैटर्न्स अपने आप को समझ पाएगा। इसी से एक सवाल आया कि हम डाटाबेस लाइक कहाँ स्टोर करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन जो आपने क्लस्टर क्रिएट की, हमने सेगमेंटेशन क्रिएट की, उस डाटा को स्टोर करके, प्लस जो बिल्कुल फाइनल डाटा ऑप्टिमाइज हमारा डाटा
डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेसेस में डिफरेंट में स्टोर करके हमेशा के लिए रखते हैं, या उसको बाद में रिमूव करते रहते हैं और न्यू डाटा के साथ प्ले करते रहते हैं, या क्या प्रोसेस रहती है? तो ट्रेनिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, जैसे ह्यूमंस का होता है उसी तरह से एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो हम जब डेटा को स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो इनिशियल डेटा जो आता है वो रॉ डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो उसके लिए हमें कोई अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम क्लाउड की बात करें और AWS की बात करें तो S3 में रख सकते हैं। इसी तरह से अनस्ट्रक्चर्ड नो SQL डेटाबेसेस वो अवेलेबल हैं, हम वहाँ रख सकते हैं, जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोरेज की ज़रूरत है, तो हम वहाँ स्टोर करके डेटा को रख दिया। उसके बाद जब हमने क्लस्टरिंग करी और पैटर्न्स निकाले तो वो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड ही डेटा है, ऑफ कोर्स इन ए पैटर्न। वो भी हम किसी ना किसी नो SQL डेटाबेस में रख सकते हैं, MongoDB में रख दिया, कैसेंड्रा में रखा। एंड देन जब हम इसमें पैटर्न्स बना रहे हैं और एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग फेज़ ये कंटिन्यूस निकालते हैं और हम स्टोर करते हैं। तो ट्रेनिंग फेज़ में होता ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम रखते हैं एक स्टोरेज पे, और उसके बाद वो प्रोसेस हो जाता है थ्रू सम ट्रिगर। आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि AI रिलेटेड कंटेंट हम और आपके लिए लाएं तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।